क्वेश्चन नंबर 33 में एक ही डाउट आया। क्या डाउट आया? ए, अच्छा नहीं सर, दो डाउट है, एक का है, एक है आपका डाउट ए और सर एफ। ए और एफ। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। ए, रीटा, पार्टनर्स कौन है? रीटा एंड शोभा। ठीक है जी, एक रीटा और एक शोभा। रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक at a discount of 20% in settlement of her loan. रीटा का लोन 25,000 इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। तो ध्यान से देखेंगे, क्या टेक ओवर करा? स्टॉक। तो स्टॉक हमारे पास कितना है? 75,000। तो जो एसेट टेक ओवर करा वर्किंग नोट उसका बनता है। स्टॉक कितने का है? 75,000। रीटा टुक ओवर 25%, 25% ऑफ द स्टॉक। तो बाकी कितना बचा? 75% ऑफ द स्टॉक। 25% ऑफ द स्टॉक, पहले वैल्यूएशन कर देंगे। 1/4 मतलब 37,500, 18,750, 18,750, 18 3s are 54, 56 250, 56 250, 68 74 75। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा मजेदार पॉइंट। रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक at a discount of 20%, but in settlement of her loan, in settlement of her loan. So this was used in settlement of Rita's loan, Mrs. Rita's loan, in settlement of her loan. तो loan by Rita, in settlement of Rita's लोन। तो रीटाज लोन में क्या आएगा? बैलेंस आता है। तो टू रियलाइज, क्या एसेट इज बीइंग यूज्ड टू सेटल अ नॉर्मल थर्ड पार्टी लायबिलिटी? इज इट अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी? नो, ये पार्टनर्स लोन है। तो क्या इस पे वो वाले रूल्स अप्लाई होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो दोनों रियलाइजेशन अकाउंट में आ रहे थे ना, इसीलिए नील इंपैक्ट होता। क्या ये दोनों उसी में आ रहे हैं? नहीं, करे तो दोनों सेपरेट अकाउंट है, नील इंपैक्ट कैसे हो सकता है? उसका वहां डेबिट आना है, इसका यहाँ क्रेडिट आना है, दो अलग अकाउंट्स हैं। तो ये ट्रांजैक्शन दिखाई जाएगी। कैसे दिखाई जाएगी? ध्यान से देखना। क्या सेटल हुआ? रीटाज लोन अकाउंट सेटल हुआ, मतलब क्लोज हुआ। सर उसने डिस्काउंट पे करा है, अभी ध्यान से देखना बेटा, उसने क्या करा है? डिस्काउंट पे करा है। कितना डिस्काउंट दिया? 20%। तो मतलब उसने कितनी वैल्यू मानी? 18,750 की वैल्यू मानी उसने 15,000। ठीक है ना? तो नेट वैल्यू आई 15,000। लेकिन क्या उसने ये बोला कि ये 15,000 का मान रहा हूं, पार्ट पेमेंट में बाकी पैसे देने पड़ेंगे, या लोन सेटल हो गया? लोन सेटल हो गया। तो अगर उसने 15,000 का माना, उसने 15,000 का माना, किसने 15,000 का माना? रीटा ने। बट रीटाज लोन तो 25,000 था, तो क्या बाकी 10,000 मुझे देने पड़े? सेटलमेंट बोला ना उसने, तो आपका 10,000 का प्रॉफिट हुआ। और उसकी एंट्री भी क्या होती है? वो भी रियलाइजेशन के थ्रू होती है। एनी प्रॉफिट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रीटाज लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। खैर आपने उसको जितने मर्जी का माना, इसका मतलब लोन सेटल तो हुआ। क्या पैसे दिए? नहीं, तो प्रॉफिट मान लिया जाएगा। प्रॉफिट की एंट्री भी क्या होती है? रीटाज लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है ये? इंपॉर्टेंट। अभी आपका 25% ऑफ द स्टॉक गया है, बाकी 75% बचा है। पहले आगे पढ़ेंगे, स्टॉक को ढूंढेंगे। बैलेंस ऑफ द स्टॉक
was sold at a profit of 30%. तो बैलेंस स्टॉक प्लस 30% प्रॉफिट, तो 56250 का 30% 16875, तो कितने का बेचा आपने? 56250 73125 पैसे आए, तो आप बैलेंस शीट में देखेंगे कैश है या बैंक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझ आई कैसे इंटर रिलेटेड होंगे कॉन्सेप्ट्स? एक गलत किया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा था आपका an unrecorded asset of 6900 was handed over to an unrecorded liability of 6000 in full settlement. अब अनरिकॉर्डेड एसेट है तो फर्स्ट पार्ट में तो आया नहीं होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है फर्स्ट पार्ट में तो आई नहीं होगी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट के केस में हमें बस क्या दिखाना होता है, उनको बेच के पैसे आए कितने, या अगर लाइबिलिटी तो पैसे दिए कितने। क्या अनरिकॉर्डेड एसेट बेच के कोई पैसे आ रहे हैं? नो। क्या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को कोई पैसे देने पड़ रहे हैं? नो, वो आपस में ही सेट ऑफ हो गई, तो इसीलिए इसकी क्या होगी? नो एंट्री। फर्स्ट पार्ट में वैसे नहीं आएगा कि अनरिकॉर्डेड है, सेकंड पार्ट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, कॉन्ट्रा एंट्री है, एसेट बीइंग यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी। कोई फुल सेटलमेंट लिखा है ना, तो कोई बाकी पैसे नहीं आ रहे। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? बोलो। नहीं, अगर ये लिखा होता है अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6900 वाज टेकन ओवर बाय एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 6000, कुछ नहीं, जब तक वो हमें ये नहीं बोल रहा ना फॉर पार्ट पेमेंट, हम अज्यूम करेंगे कि खत्म है, एसेट भी खत्म, लायबिलिटी भी खत्म, इंप्लाइड होगा कि सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट एक ही बात। तो फिर होता पार्ट पेमेंट तो वैसे हो नहीं सकता क्योंकि एसेट की वैल्यू ज्यादा है। अगर एसेट होता 5000 का और लायबिलिटी होती 6000 की, तो बोलता कि अच्छा चलो पहले इतना तो आने दो, बट दिस इज फॉर पार्ट पेमेंट, तो फिर 1000 रुपए कैश में देने पड़ जाते। तो वो तो तब आता ना कि जब एसेट की वैल्यू लायबिलिटी से कम है, ठीक है ना? कोई भी डाउट? और कभी कभी लैंग्वेज पता क्या होती है, क्रेडिटर्स ऑफ 6000 agreed to take over furniture at a value of 5000. Creditors of 6000 agreed to take over furniture at a value of 5000. मतलब उन्होंने उसकी वैल्यू अभी क्या लगाई है? 5000। क्या लिखा है? इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। नो, तो मतलब 1000 रुपए अभी देने हैं। तो ऐसे जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना लैंग्वेज, तब आपके सामने आएगी। पॉइंट इज इफ एन एसेट इज यूज्ड टू सेटल अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बट अगर कोई कैश देना पड़ गया तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, वो तो केस टू केस वेरी करेगा। जितने ज्यादा करेंगे क्वेश्चन, उतनी ज्यादा हम लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट हमने इसमें क्या सीखा? एसेट यूज्ड टू सेटल पार्टनर्स लोन, डिफरेंट फ्रॉम एसेट बीइंग यूज्ड टू सेटल अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी।